दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए शुरू करते हैं एक ऐसा टॉपिक जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, मेंस एस्पेक्ट से भी और प्री एस्पेक्ट से भी, बायोस्फीयर रिजर्व्स। आज हम बात करेंगे एमपी के बायोस्फीयर रिजर्व की और उसके बाद पूरे इंडिया के बायोस्फीयर रिजर्व की। हमारे मध्य प्रदेश के अंदर जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनको डिटेल में करेंगे हम, और बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कौन कौन से सेगमेंट्स होते हैं उनकी बात करेंगे। देखिए क्या होता है, जैव आरक्षित क्षेत्र होता क्या है, जहां पर हमारे यहाँ विविधता ज्यादा हो, नंबर एक बात, और ऐसा क्षेत्र हो जो सेंसिटिव हो, उन्हें जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता है। क्लियर हो गई बात। तो अब बायोस्फीयर रिजर्व्स इंडिया में कितने हैं ये बात है। तो देखिए पहली बात तो दो तरह के रिकॉग्निशन होते हैं। एक हमारी भारत सरकार रिकॉग्नाइज करती है कि बायोस्फीयर रिजर्व जैव आरक्षित क्षेत्र हम किसे घोषित करेंगे, और एक यूनेस्को जारी करता है अपनी लिस्ट, जिसमें भारत के द्वारा जो जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए हैं उनको भी वो अपने हिसाब से लिस्टेड करता है। तो भारत सरकार ने अभी तक भारत के अंदर 18 बायोस्फीयर रिजर्व बताए हैं। भारत सरकार ने कितने बताए हैं? 18। और उसके बाद में अगला आपको बता देता हूं कि 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स रिकॉग्नाइज्ड बाय, ध्यान रखिएगा, यूनेस्को। क्लियर हो गई बात। मतलब 12 बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को की मान्यता प्राप्त है उन्हीं 18 में से। क्लियर हो गई बात। और एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि मध्य प्रदेश के अंदर 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं और 3 के 3 यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त बायोस्फीयर रिजर्व हैं। क्लियर हो गई बात। अब ये करंट डायमेंशन में भी आया है बहुत ज्यादा चर्चा में, क्योंकि अभी हाल ही में जो बायोस्फीयर रिजर्व बना है सबसे नया यूनेस्को से मान्यता प्राप्त, वो हमारे मध्य प्रदेश में ही स्थित है। क्लियर हो गई बात। तो चलिए मैं आपको एक एक डिटेल बताता हूं बायोस्फीयर रिजर्व की, उसके बाद अपन अगली चर्चा करते हैं। सबसे पहले आते हैं यहां, सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की बात करेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व को बेसिकली हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले कोर एरिया, उसके बाद बफर जोन, उसके बाद ट्रांजिशन जोन, इसको ट्रांस जोन भी कहा जाता है। अगर मैं इसको एक वेन डायग्राम के थ्रू ऐसा बताऊं तो ऐसा एक गोल, इसके बीच में जो ये एरिया है ये कोर एरिया, उसके बाद ये जो एरिया है ये बफर एरिया, और इसके बाद जो ये बचा हुआ एरिया है ये ट्रांस एरिया। ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। तो कोर एरियाज के अंदर क्या होता है, मोस्ट प्रोटेक्टेड एरिया होता है। ठीक है, और इसमें किसी भी प्रकार के, जो ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड नहीं होती हैं। और अगली बात यह है कि वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो भी इकोनॉमिक स्पीसीज है, ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट जेनेटिक रिजर्व हैं, ये सब जितने हैं ये सब किसके अंदर आते हैं? कोर जोन के अंदर आते हैं। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि कोर जोन इज अ प्रोटेक्टेड रीजन लाइक अ नेशनल पार्क और सेंचुरी, प्रोटेक्टेड रेगुलेटेड मोस्टली अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इट केप्ट फ्री फ्रॉम ह्यूमन इंटरफेरेंस। मतलब क्या है, मानवीय गतिविधियों से पूरी तरह क्या रहता है? प्रतिबंधित रहता है कोर क्षेत्र। कोई भी मानव वहां जाना अलाउ नहीं होता है। ठीक है, और अगर किसी फॉरेस्ट ऑफिसर को भी जाना है तो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए और पर्टिकुलर टाइम के लिए वो भी मेंशन करके जाना होता है, बाकी और कोई नहीं जा सकता। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसके आधार पे हम निर्धारित करते हैं, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं इन चीजों को। क्लियर हो गई बात। अगली बात करते हैं बफर जोन। द बफर जोन इज सराउंडेड द कोर जोन। मतलब बफर जोन क्या करता है? कोर जोन को सराउंड करके रखता है। ये भी आपको पता चलना चाहिए। ध्यान रखिएगा, रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं पर उतने रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहते जितने कोर जोन में रहते हैं। थोड़ी बहुत ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड रहती है, लिमिटेड टूरिज्म अलाउ रहता है, फिशिंग अलाउड रहती है, ध्यान रखिएगा, और ग्रेजिंग अलाउ रहती है। इसके अलावा और कुछ नहीं। ऐसा आप समझिए कि अगर कोर जोन के अंदर एक पेड़ है तो उसका टहनी अगर गिर गई है तो आप टहनी भी नहीं तोड़ उठा सकते गिरी हुई। पर अगर बफर जोन के अंदर वो टहनी गिरी है तो गिरी हुई टहनी आप उठा सकते हो, पेड़ को या डगाल को काट नहीं सकते हो। ये बेसिक डिफरेंस है। अब अपन बात करते हैं ट्रांजिशन जोन की। ठीक, और यहाँ पे बफर जोन के अंदर ही रिसर्च भी होती है और एजुकेशनल एक्टिविटीज भी होती हैं। अपन बात करते हैं ट्रांस जोन की। तो ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, आउटर मोस्ट क्या होता है? पार्ट होता है बायोस्फीयर रिजर्व का। ठीक है, और यहाँ सबसे कम रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, और विद द परमिशन आप क्या कर सकते हो? बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हो। क्लियर हो गई बात। चलिए अगली बात करते हैं अपन। बायोस्फीयर रिजर्व आर एरिया,
ये ऐसे एरिया हैं, ध्यान रखिएगा, जिनको हम प्रोटेक्ट करके रखते हैं पूरे एरिया को। तो ये लॉन्च हुआ था 1971 में प्रोग्राम, यूनेस्को ने ये लॉन्च किया था, ध्यान रखिएगा। और इसको 2 साल बाद ध्यान रखिएगा MAB बोला जाने लगा, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम बोला जाने लगा। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व एरिया डिक्लेयर करने का प्रोग्राम कब निर्धारित किया था? तो 1971 में डिसाइड किया था। ठीक है, और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 18 स्टेब्लिश किए हैं बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गई बात। और IUCN जो है वो 5 जो है प्रोटेक्टेड एरियाज में डिवाइड कर देता है बायोस्फीयर रिजर्व को। ठीक है, यूनेस्को ने भारत के कितने बायोस्फीयर रिजर्व को मान्यता दी है? वो 12 है। और भारत सरकार ने कितना डिक्लेयर किए हैं? 18। क्लियर हो गई बात। चलिए, तो अब अगली बात करते हैं अपने पहले बायोस्फीयर रिजर्व की। और मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। कौन सा? पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ये मध्य प्रदेश का मैप है और आपको यहाँ पे ये दिख रहा है पचमढ़ी। पचमढ़ी, आपको ये बात पता होना चाहिए कि कहां पे है, तो होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, पहली बात तो ये। पर जब हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो पचमढ़ी का जो एरिया है, अब हाँ, बात यह है कि होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम हो गया है, तो आप नर्मदापुरम भले बोल दीजिए, चलेगा। ठीक है, आपको पता ना हो तो यहीं पे मैं बता देता हूं, 3 जगह के नाम बदले थे हमने। पहला है नर्मदापुरम, ठीक है, दूसरा शिवपुरी का भी नाम हमने बदल दिया है। ठीक है, और शिवपुरी का नाम रखा है हमने शायद कोटेश्वर धाम। ठीक है, अगर नहीं एग्जैक्टली मैं आपको बता देता हूं कि क्या नाम रखा है। और एक नाम रखा था हमने माखन नगर। माखन नगर किसका नाम रखा? बाबाई ग्राम का, जहां माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म हुआ था। ये 3 नाम एक ही साथ जो है वो बदले गए हैं। क्लियर हो गई बात, ये आपको पता होना चाहिए। और शिवपुरी का नाम रखा है कुंडेश्वर धाम। कुंडेश्वर धाम शिवपुरी का भी नाम हो गया है। चलिए, 3 नाम बदलने के कारण, ये होशंगाबाद के कारण याद आ गया। तो कुंडेश्वर धाम क्लियर हो गई, शिवपुरी का नाम, नर्मदापुरम होशंगाबाद का नाम, और माखन नगर ध्यान रखिएगा बाबाई ग्राम होशंगाबाद का नाम। तो होशंगाबाद के पास 2 जगह चेंज हुई है। क्लियर, अब होशंगाबाद या नर्मदापुरम में है क्या? पचमढ़ी। क्लियर हो गई बात। पचमढ़ी ध्यान रखिएगा, इसका कुछ एरिया ध्यान रखिएगा दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी आएगा, पर मोटा मोटा किसके अंदर आएगा? नर्मदापुरम के अंदर। अगली बात करें अब पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कब स्टेब्लिश हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये स्टेब्लिश हुआ 1999 में, 1999 में। इसको स्टेब्लिश भारत सरकार ने किया 1999 में, और रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को इन 2009। यूनेस्को ने कब इसको रिकॉग्नाइज्ड किया? 2009 में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब आपको मैं यहीं पे बता देता हूं कि ये पचमढ़ी है, तो पचमढ़ी से कुछ रिवर्स निकलती हैं जो इंपॉर्टेंट है। उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है तवा। ठीक है, और तवा रिवर जो है वो नर्मदा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। और आपको ये भी बता देता हूं कि नर्मदा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। क्लियर हो गई बात, ये आपको बात पता होनी चाहिए। और तवा के अंदर ही मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा डैम भी बना हुआ है। लंबा की बात हो रही है, सबसे लंबा बांध है ना, बड़ा नहीं है ना, सबसे लंबा बांध। अब अगली बात करते हैं, रिजर्व कवर का टोटल एरिया क्या है? अप्रोक्स 5000 स्क्वायर किलोमीटर पचमढ़ी के अंदर। इसमें ध्यान रखिएगा 3 कंजर्वेशन यूनिट्स हैं। कौन कौन सी? ध्यान रखिएगा, बोरी सेंचुरी है, पचमढ़ी सेंचुरी है, और सतपुड़ा नेशनल पार्क है। जब आप बोरी सेंचुरी को और पचमढ़ी सेंचुरी को और सतपुड़ा नेशनल पार्क तीनों को इंक्लूड कर देते हैं, तब पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व बनकर तैयार होता है। मतलब नेशनल पार्क से बड़ी एंटिटी है, सेंचुरी की भी बड़ी एंटिटी है। नेशनल पार्क, सेंचुरीज और कुछ और फॉरेस्ट एरिया मिलकर एक बायोस्फीयर रिजर्व बनता है। ठीक है, यहीं पर आपको, हालांकि जब नेशनल पार्क पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, पर पहले यहीं पे बता देता हूं कि जो सेंचुरी होती है डिक्लेयर बाय स्टेट गवर्नमेंट, और नेशनल पार्क डिक्लेयर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड बायोस्फीयर रिजर्व इज आल्सो डिक्लेयर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर हो गई बात। तो ये बात, तीनों चीज आपको पता होनी चाहिए। इन तीनों में सबसे छोटी एंटिटी जो है वो कौन सी है? ध्यान रखिएगा, कौन सी होगी? सेंचुरी, अभ्यारण्य, उसके बाद नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, और उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व। क्लियर हो गई बात। अगली बात करते हैं, अब वही है, सतपुड़ा नेशनल पार्क जो है वो कोर जोन में आता है। किसके? ध्यान रखिएगा, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के। तवा नदी इसके बीच के से निकलती है, मैंने आपको बता दिया। एक नदी और निकलती है, छोटी तवा निकलती है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए, तो अगली बात करते हैं। अगली बात करेंगे हम पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व की। ठीक है, और ये पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपको इंडिया का मैप दिख रहा है, इंडिया के अंदर एमपी का मैप दिख रहा है, और एमपी के कोने में आपको पन्ना दिख रहा है। ठीक है, और ये आइए अपन और करीब से देख लेते हैं पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को। ये दिख रहा है आपको,
देखिए पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व पूछने की 99% संभावना है। केन बेतवा लिंक परियोजना है, तो ये देखिए केन रिवर दिख रही है, ये यहां से निकल रही है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केन रिवर पासेस थ्रू बीच बायोस्फीयर रिजर्व। तो ध्यान रखिएगा किस बायोस्फीयर रिजर्व के बीच से केन नदी निकलती है, तो वो है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपको पता होना चाहिए। इसी की आपको एक बात और यहीं पे बता ही देता हूं, अब बात आ गई है, कहते हैं ना बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। एक नदी है श्यामरी नदी, एक नदी है केन नदी। तो केन की ट्रिब्यूटरी है श्यामरी रिवर, ठीक है, और जो कि पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व के बीच से जा रही है। अब केन बेतवा लिंक परियोजना जब बनेगी तो ध्यान रखिएगा श्यामरी रिवर और हमारी जो केन रिवर है, इन दोनों के बीच का जो क्या है, माउथ ऑफ किसका, श्यामरी रिवर जो कि केन रिवर में है, वो क्या हो जाएगा, डूब क्षेत्र में आ जाएगा, बैक वाटर ऑफ डैम से क्या हो जाएगा, ढक जाएगा। और ये हमारे लिए एक बहुत सुंदर क्षेत्र का नुकसान होगा, प्राकृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण और बायोडायवर्सिटी से भरा हुआ क्षेत्र है और बहुत सुंदर जगह भी है। कभी मौका लगे तो आप घूमने जरूर जाइएगा। तो ये जगह ये आपको मैंने बता दी। क्लियर हो गई बात। तो बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है, ये पन्ना में स्थित है। क्लियर हो गई बात करते हैं। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व एस्टेब्लिश्ड इन 2011, रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को बाय 2020, दिसंबर 2020। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दिसंबर 2020 को ये क्या बना, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में रिकॉग्नाइज्ड हो गया। ठीक है, टोटल एरिया कितना है, 2998 स्क्वायर किलोमीटर। ध्यान रखिएगा पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व में क्या क्या है, ध्यान रखिएगा काहे काहे से मिलकर बना है, पन्ना नेशनल पार्क और 3 सेक्शन ऑफ गंगाऊ सेंचुरी। गंगाऊ सेंचुरी जो है उसके 3 सेक्शंस, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ इसमें इंक्लूडेड हैं। और रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ पन्ना फॉरेस्ट डिवीजन। नॉर्थ पन्ना फॉरेस्ट डिवीजन का कुछ एरिया जो काहे में आता है, रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आता है, वो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। एक बात और, एक है ध्यान रखिएगा केन सेंचुरी। केन सेंचुरी जो है वो घड़ियाल सेंचुरी है और वो किसके अंदर होती है, नदी के अंदर होती है, वो भी पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। ठीक है, केन रिवर पासेस थ्रू पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, ये मैंने आपको बता दिया। क्लियर हो गई बात। ये इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी हैं। अगली बात करते हैं। अगली बात करेंगे अचानक मारा बायोस्फीयर रिजर्व की। ठीक है, और अचानक मारा बायोस्फीयर रिजर्व आप एमपी के अंदर मैप देखेंगे तो ये देखिए आपको यहाँ अनूपपुर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको अचानक मारा बायोस्फीयर रिजर्व दिख रहा है, यहाँ पे बिलासपुर दिख रहा है और ये एरिया आप डिंडोरी समझिए। ठीक है, बात क्या है अचानक मारा के साथ, ये है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में। ठीक है, इसका लगभग 68% एरिया छत्तीसगढ़ में आता है और बचा हुआ लगभग बात करें तो 22% एरिया मध्य प्रदेश में आता है। अगली बात आपको यह पता होना चाहिए कि अचानक मारा बायोस्फीयर रिजर्व का एक्सपांशन मध्य प्रदेश के 2 ही डिस्ट्रिक्ट्स में है, अनूपपुर और डिंडोरी में। क्लियर हो गई बात। आपको यह बात भी बता देता हूं कि सतपुड़ा रेंज का जो नॉर्थन पार्ट है, नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ सतपुड़ा रेंज, उसको हम मैकल बोलते हैं और मैकल में ही क्या है, ध्यान रखिएगा अचानक मारा बायोस्फीयर रिजर्व है। काहे में है, मैकल में है अचानक मारा बायोस्फीयर रिजर्व। ये बात इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अब आपको मैं बता देता हूं, मैकल रेंज से या अचानक मारा बायोस्फीयर रिजर्व से 3 या 4 नदियां महत्वपूर्ण हैं जो निकलती हैं। 3 हमारे मध्य प्रदेश में बहेगी, एक छत्तीसगढ़ में बह के, उड़ीसा में बह के कहां पहुंच जाएगी, बंगाल की खाड़ी में। तो भैया 3 नदी कौन कौन सी है, तो एक नर्मदा नदी निकलती है, एक जोहिला निकलती है, एक सोन निकलती है। जोहिला इज ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन, मैंने आपको बता रखा था। और मैकल के ईस्टर्न मोस्ट पार्ट से निकलती है कौन सी, महानदी। ध्यान रखिएगा ईस्टर्न मोस्ट पार्ट से, महानदी मध्य प्रदेश में कहीं नहीं है, छत्तीसगढ़ में है और मैकल के ही पूर्वी हिस्से से निकलती है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ और फिर उड़ीसा और उसके बाद ध्यान रखिएगा बंगाल की खाड़ी। और आपको पता है हीराकुंड डैम इज सिचुएटेड इन महानदी और भारत का सबसे लंबा डैम है हीराकुंड डैम, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गई बात। तो ये मैकल जो है वो सतपुड़ा रेंज का पार्ट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गई बात। तो अचानक मारा बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड इन बॉर्डर ऑफ मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। क्लियर हो गई बात। अगली बात है, अचानक मारा बायोस्फीयर रिजर्व इंडियन गवर्नमेंट ने कब स्टेब्लिश किया, 2005 में। यूनेस्को ने कब रिकॉग्नाइज किया, 2012 में। ठीक है, इसका टोटल रिजर्व एरिया कितना है बायोस्फीयर रिजर्व का, 3835। ठीक है, और रिजर्व ध्यान रखिएगा, अब ये क्या है, जो फॉरेस्ट ये अपना बायोस्फीयर रिजर्व है लोकेटेड इन मैकल इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ बायोजियोग्राफिकल जोन 6।
हमने जो बायोजियोग्राफिकल जोन डिवाइड कर रखे हैं उसके 6वें हिस्से में है, जो डेक्कन पेनिनसुला और सेंट्रल हाईलैंड का हिस्सा है। अबाउट 68.1% रिजर्व लाइज इन द बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, मतलब 68% एरिया छत्तीसगढ़ के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में रिलाय करता है। अगली बात करें, अगली बात क्या है, द अदर मेजर पोर्शन रिजर्व आर इन दी अनूपपुर, तो अनूपपुर में लगभग 16.20%, डिंडोरी में 15.70% आता है। ठीक है, द प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ द अचानक मारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन द बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, दिस इज द पार्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। क्लियर हो गई बात? तो ये पूरा एरिया जो है वो किसका हिस्सा है, ध्यान रखिएगा, अचानक मारा बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। अब आपको बता देता हूं, अभी मैं पूरे भारत के आपको बायोस्फीयर रिजर्व बताऊंगा, उसके पहले आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा ऐप डाउनलोड करें। करंट अफेयर और स्पोर्ट्स और मिसलेनियस को मिक्स करके मैं टारगेटेड एमपीपीएससी 2021 का करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं। आपको अगर वो पढ़ना है तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए, आपको वहां पे लाइव क्लासेस मिलेंगी, हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों मिलेंगी। अगली बात, अगर आप हिंदी मुख्य परीक्षा पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करें। हमारी टेस्ट सीरीज है एमपीपीएससी 2021 को टारगेट करते हुए स्पर्धा 2021, आप स्पर्धा 2021 से भी जुड़े। क्लियर हो गई बात? स्पर्धा से आप जुड़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। क्लियर हो गई बात? हमने नॉमिनल प्राइस रखा है, पर ये ध्यान रखिएगा कि ये नॉमिनल प्राइस आपको बहुत अच्छा कंटेंट देंगे। क्लियर हो गई बात? चलिए, आपको इसकी पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी हमारे ऐप में। अगली बात करते हैं हम, और बात करते हैं किसकी, भारत के अन्य बायोस्फीयर रिजर्व की। मैंने आपको बता दिया मध्य प्रदेश के अंदर 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तीनों जो है यूनेस्को से रिकॉग्नाइज्ड हैं। अगली बात करते हैं, सबसे पहले मैप में ऊपर से देखेंगे कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, क्लियर? कोल्ड डेजर्ट कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा, ये बायोस्फीयर रिजर्व है। आपसे एक बात और पूछी जा सकती है, भारत के अंदर कोल्ड डेजर्ट कहाँ है? तो यहाँ पे है लद्दाख में। ठीक है, पर ये कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, ये हिमाचल में है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में है। ठीक है, यहां आ जाइएगा, दिहांग दिबांग ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, कंचनजंगा सिक्किम में है, ये 11वां हमारा बायोस्फीयर रिजर्व बना था जिसको यूनेस्को ने मान्यता दी थी। कौन सा? कंचनजंगा। अगला है डिब्रू सखोवा, ये असम में है। मानस असम में है। नॉक रेक, यहां ध्यान रखिएगा, ये मेघालय में है। क्लियर हो गई? मैप से पूरा याद होता है। अभी 3 को मैंने आपको बताया था, पन्ना, अचानक मारा और पचमढ़ी, तीनों मध्य प्रदेश से संबंधित है। रन ऑफ कक्ष, यहां पे ध्यान दीजिएगा, रन ऑफ कक्ष 2 तरीकों से मिलकर बना है। एक क्या है? द ग्रेट कक्ष का रन है ना, द ग्रेट रन ऑफ कक्ष, एक है स्मॉल रन ऑफ कक्ष, 2 पार्ट में डिवाइड है, दोनों को मिला के बना है रन ऑफ कक्ष, ये ध्यान रखिएगा, ये भी बायोस्फीयर रिजर्व है। क्लियर हो गई बात? और अगली बात करते हैं सुंदरबन डेल्टा, लोकेटेड इन पश्चिम बंगाल। क्लियर हो गई बात? अगला है सिमलीपाल, लोकेटेड इन उड़ीसा। सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में है, ये आपको पता होना चाहिए। सुंदरबन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और अगला क्या है? ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, श्रीशैलम। ठीक है, अगली बात करते हैं नीलगिरी की, फिर अपन यहां पे आते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं नीलगिरी की, उसके बाद यहां पे ध्यान दीजिएगा, नीलगिरी यहां पे है। ठीक है, नीलगिरी का नाम नीलगिरी क्यों पड़ा ये बात बताता हूं आपको। ठीक है, श्रीशैलम के भी यहाँ पे बात करूंगा, आप टेंशन ना लें, तब तक नीलगिरी की बता देता हूँ। नीलगिरी में एक पेड़ फूल उगता है जो नीले कलर का होता है और 12 वर्ष में एक बार उगता है, और तब जो ये पूरा पर्वत श्रृंखला है या पूरा जो रेंज है ये पूरा नीला नीला दिखने लगता है, बायोस्फीयर रिजर्व, इसलिए इसको बोलते हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। अगला है अगस्ता मलई बायोस्फीयर रिजर्व, ये तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर में है। अगस्ता मलई ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला है गल्फ ऑफ मन्नार, ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु में है ये। ठीक है, अगला है ग्रेट निकोबार, ये ध्यान रखिएगा, अंडमान एंड निकोबार के अंदर निकोबार में है ये ग्रेट निकोबार। क्लियर हो गई बात? अब आते हैं अपन, ध्यान रखिएगा, ठीक है, श्रीशैलम के अंदर। श्रीशैलम को मैंने बाद में क्यों बोला, ध्यान रखिएगा, लाल चंदन, इसको रेड गोल्ड भी बोलते हैं। लाल चंदन भारत के अंदर एक ही जगह पाया जाता है, वो आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में कहां पाया जाता है? श्रीशैलम बायोस्फीयर रिजर्व में पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर हो गई बात? तो ये सारी बातें मैंने आपको बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बताई, और ये सारे बायोस्फीयर रिजर्व को आप मैप में देखेंगे तो आपसे क्लियर होगा कि कौन सा कहां पर स्थित है। अब आपको चाहिए एस्टेब्लिशमेंट ईयर, आपको चाहिए एस्टेब्लिशमेंट ईयर, तो ये है भारत सरकार के द्वारा 18 के 18 रिकॉग्नाइज्ड क्या है, हमारे बायोस्फीयर रिजर्व हैं।
और सबका स्टेब्लिशमेंट ईयर है, लास्ट में बना था पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व 2011 में भारत सरकार ने डिक्लेयर किया था। सबसे पहला कौन सा बना था? नीलगिरी बना था, ये मैंने आपको बता दिया। आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है जो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व है। ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। क्लियर हो गई बात? अगली बात करते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। तो यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, डिब्रू चिखोवा, जो कि कहां है? असम में, 765 स्क्वायर किलोमीटर का। क्लियर हो गई बात? ये दोनों बातें मैंने आपको बता दी हैं। अगली बात यह है कि ये जो आपको लिस्ट दिख रही है, ये यूनेस्को से मान्यता प्राप्त किसको कब मिली? तो सबसे पहले नीलगिरी को मिली थी 2000 में, और लास्ट वन किसको मिली है? पन्ना को 2020 में। बाकी का ईयर आपके सामने लिखा हुआ है। क्लियर हो गई बात? तो ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जितना हो सके मैं और अच्छा कंटेंट ला के आपको दूंगा। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। ईरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।